गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए टॉपिक के साथ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शंस रेट ऑन कंसंट्रेशन ये हम पढ़ लेते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन किस टाइप से दिया गया था, क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो ये देखो, एक डायग्राम देखो। इस डायग्राम को देखने से आपको पता चलेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है इन द बिगनिंग। तो concentration of the reactant is very high in the beginning. As the time proceed, the concentration of the reactant decreases and the concentration of product increases. ये देखो, ये जो ग्राफ दे रखा है ना, ये ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो टाइम के साथ में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसी टाइप से ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको कंसंट्रेशन का वर्सेस टाइम के बीच में, तो ये बता रहा है कि टाइम के साथ में कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। टाइम के साथ में कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना, वो टाइम के साथ में बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो यही सारा इसमें लिखा है। इन द बिगनिंग द रिएक्शन that is with time zero only reactants are present at that time the concentration of the product is zero. Product की concentration zero थी। As the reactions proceed, the concentration of the reactant decrease and the concentration of product increase. तो जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। The change in the concentration of the various species take place rapidly in the beginning but very slow in the reactions approach at the final state. तो जैसे ही कोई भी रिएक्शंस फाइनल स्टेट की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है? इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी बच्चों? बहुत कम हो जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। अगर किस टाइप की रिएक्शन है बेटो? ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है? नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। दिस मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अब ये रेट लो जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, रेट लो, सॉरी लो लो ऑफ मास मास एक्शन, जो गुलबर्ट और वागे ने दिया था क्लास 11th में, आपने ये पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे ये। तो इसी से रिलेटेड है सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी इसी से रिलेटेड है, तो इसको समझना जरूरी है। तो इसको हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, अकॉर्डिंग एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर कोई भी एक रिएक्शन जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं A+B गिव्स C+D, ये एक केमिकल रिएक्शन है सपोज। तो इस केमिकल रिएक्शंस की रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इसमें क्या है? A है, और क्या है बेटा? B है। इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये मोलर कंसंट्रेशन होगी। अब इसका प्रोडक्ट, तो ये होगा इसका प्रोडक्ट। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शंस। rate of reaction is directly proportional to the molar product of the molar concentration of the reactant। ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने 11th क्लास में भी सीखा है। ठीक है, ये हमने सीखा है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन, अभी कोई भी केमिकल रिएक्शन हम ले सकते हैं, कंसीडर कोई भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस में भी रिटर्न, देखो इस टाइप से हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी क्या है बेटा? ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। और यहाँ पे हम अगर ब्रैकेट लगा दे, इसकी ब्रैकेट लगा दे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है,
इसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो के है ना, के कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। अब देखो, नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस इज यूनिटी, अगर ए और ये बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन को अगर हम यूनिटी मान लें, तो रेट किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। रेट किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो thus the rate constant is the reaction at the given temperature may be defined। किस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो रेट कांस्टेंट को किस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शंस वेयर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शंस किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, अगर जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है रेट कांस्टेंट के, तो सबसे पहला है रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लार्जर द वैल्यू ऑफ द के, जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी फास्टर इज द रिएक्शन। अब के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट लिखा है, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, सेम नहीं होती है कभी भी केमिकल रिएक्शन में। सभी केमिकल इक्वेशन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है, सबकी रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होती है, कोई रिएक्शन फास्ट हो जाती है, कोई स्लो हो जाती है। और जो स्लो केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें भी अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कोई बहुत ज्यादा स्लो होती है, कोई थोड़ी मॉडरेटली फास्ट होती है। एट ए फिक्स टेम्परेचर the value of K is constant and is it characteristics of the reaction। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, K। और यहाँ पे K क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्या ये रेट कांस्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। अब ये जो हमने रिएक्शन रेट कांस्टेंट देखा है ना, ये के, ये इसको बोलते हैं हम के। और रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किस स्पीड में जो रिएक्टेंट है किस में चेंज हो रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस क्या है देखो, इट इज द स्पीड विच reactant are converted into product। It is a measure is the rate of decrease in the concentration of the reactant or increase in the concentration of product with time। तो ये डेफिनेशन हमें पहले से ही आती है, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब कितनी डिक्रीज हुई है इनकी कंसंट्रेशन, कितनी कम हुई है इसकी कंसंट्रेशन, कितनी बढ़ी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिखते हैं वैसे माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस डेल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। इस टाइप से हम लिखते हैं, इक्वल टू करके क्या लिखते हैं, प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी टी, इस टाइप से हम लिखते हैं ना। तो इस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान देना, रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन विच रेट लो एंड डेफिनेट is defined and the rate of reactions when the concentration of the reactant is unity। तो जब रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी होती है तब, देखो ध्यान दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक तो सबसे पहले ये है ना, और रेट लो के लिए, और डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यूनिटी। जब रिएक्टेंट की यूनिटी का को हम अगर यूनिटी मान लें तब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है। और जो सेकंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट। ये देखो इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट हमेशा दी जाती है मोल पर लीटर पर टाइम पर सेकंड में। और यहाँ पे टाइम का मतलब है टाइम को हम सेकंड में ले सकते हैं, सेकंड टाइम को हम मिनट में ले सकते हैं, और टाइम को हम आवर्स में ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मोल पर लीटर पर टाइम। तो अगर हम सेकंड में लेना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। मिनट में लेना चाहते हैं तो मोल पर लीटर पर मिनट, और आर में अगर रिप्रेजेंट करें तो मोल पर लीटर पर आर। अब इसकी जो यूनिट है ना किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्शन की ऑर्डर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये जो नया कंसेप्ट आ गया ना बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम समझेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस टॉपिक में, आज वाले टॉपिक में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी, ये दो पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, हाँ, तो एक देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन किस टाइप से देते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो एक केमिकल रिएक्शन लिखी है NO2, जिसमें NO2 की स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, और फ्लोरीन लिया है, दोनों गैसेस फॉर्म में है, और क्या बना रहा है 2NO2F, 2NO2F। अब यहाँ पे इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन किस टाइप से देंगे, रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2, इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमें ये दो लिखे हुए हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं इसके लिए। तो द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। इसको रेट इक्वेशन कहते हैं, इसको रेट लॉ भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से एक दूसरी केमिकल इक्वेशन है, देखो 2N2O5। यहाँ पे अभी फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी टाइप से ये जो रिएक्शन लिखी है, देखो ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्लस सी ऑफ सी गिव्स प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ए है कुछ सबस्ट्रेट, बी भी सबस्ट्रेट है, या सी भी है क्या रिएक्टेंट के फॉर्म में। अब इसमें देखो ए के ए मोल, बी के बी मोल और सी के सी मोल काम आ रहे हैं, और आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हमने लिखा है रेट इक्वल टू के एंड ए टू पावर पी, देन हमने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ बी, देन पावर क्यू, और उसमें हमने लिख दिया टी। ठीक है ना। यहाँ पे जो पी क्यू और ये आर लिखा है ना बेटा, ये पी लिखा है हमने, यहाँ पे क्यू लिखा है और ये आर लिखा है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में ये जो आगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखे ना ए बी और सी, इसके ऊपर इस रिएक्शन की स्पीड, इस रिएक्शन की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकी ऑर्डर के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब इस ऑर्डर को हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पी क्यू और आर की जो वैल्यू है ना, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हाँ, अब देखो, अब रेट लो या रेट इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट द रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट with each terms raised to the some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। ध्यान देना। अब ये जो यहाँ पे तो इस रिएक्शन हमें दिख रहा है कि ए के ए मोल काम आ रहे हैं, बी के बी मोल काम आ रहे हैं, और जो सी है रिएक्टेंट उसके सी मोल काम आ रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम रेट लो लिखते हैं ना, रेट लो लिखते हैं, तो रेट लो लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
ये जो रेट लो है इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और इससे अलग भी हो सकती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, थ्योरेटिकली इसको देख के नहीं बता सकते। तो 2 पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी में हम क्या देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कितने रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके क्या कर रहे हैं? वो रिएक्शंस बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन जो जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अभी हम देखेंगे और इसको समझेंगे। ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। ये दे रखा है, ये तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, इस बार हटा दिया ये, तो इसको आप देख देख भी सकते हो। तो रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसका मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको किस टाइप से लिखेंगे? रेट इक्वल टू के ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, इस टाइप से लिखेंगे। अब इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो हमें ये ए और जो बी लिखा है ना बेटा, ये ए और बी, ये क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए का, और बी का मतलब ये बी है, इसका मतलब बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है बी। नंबर ऑफ मोल्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का कितना? ए है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना लिया हमने? बी लिया है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं? यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है इनके? इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इसके ऊपर इसकी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करती है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्या होगी ये मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये क्या होती है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना तो एक्चुअल में कि ए की पूरी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ए के ऊपर डिपेंड कर रही है या बी के ऊपर डिपेंड कर रही है या ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, इससे हम इसको बता पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देंगे। ये देखो यहाँ पे 2NO2 और F2। अब इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या लगा देंगे? NO2 और F2। अब इसका अगर रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है तो NO2। अब ये देखो रेट लो एक्सप्रेशन है, ध्यान देना, रेट लो एक्सप्रेशन, ये रेट लो एक्सप्रेशन लिखा हमने। और ये देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग NO2 की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और F2 लिखा, फिर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिया। तो इस टाइप से रेट लो लिखते हैं और रेट लो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो एक और केमिकल इक्वेशन है। हाँ, अब ये पढ़ लेते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के पॉइंट के अंदर हमें डिस्कस करनी है अच्छे से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान से देखेंगे इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ द, यस, 1 मिनट बच्चों। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the dependence of the reactions rate on the concentration may be expressed in the terms of order of reaction। किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने का तरीका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की रेट अगर ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और ये सी और डी बनाते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी बेटा 1। क्या हो जाएगी? 1। अगर सेम केमिकल रिएक्शन है, ए और बी आपस में रेट करके सी और डी बना रहे हैं, इस रिएक्शन की जो रेट है ए की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, बी की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2। इसी टाइप से अगर
ये सेम केमिकल रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ना तो ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है ना बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे 0। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 2 3 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करे, उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट में किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, उसे बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो ये डेफिनेशन है, ध्यान से देखेंगे। द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज इन द रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन है रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ये रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है हमें याद नहीं करनी है, हमें तो पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये टर्म्स हमें पता होनी। सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ये केमिकल रिएक्शन है ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी। तो क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसकी जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? क्या इसकी रेट ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, या इसकी कंसंट्रेशन बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, या इसकी कंसंट्रेशन सी के ऊपर डिपेंड कर रही है? इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर सिर्फ ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 1। अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2। अगर तीनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3। रेट ऑफ रिएक्शन अगर तीनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 3। अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन ना तो ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे, ना बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे, और ना सी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे, तो रेट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दो। तो देखो रेट किस टाइप से लिखेंगे? माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी एंड द के लिखा ए रेस टू पावर पी। अब देखो मैंने यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे देखो ए के ए मोल लिए, ए के ए मोल है, बी के बी मोल है, सी के सी मोल है। यहाँ पे मैंने ए बी और सी नहीं लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पी लिखा है, क्यू लिखा है, आर लिखा है। आप कुछ भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई भी दूसरा कैरेक्टर यूज कर सकते हो। जैसे पी क्यू आर लिखा है, आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसकी ऑर्डर इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान देना। रेट लो हम किस टाइप से लिखेंगे? रेट लो लिखेंगे रेट इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। हम ऐसे लिखते हैं। किसके ऊपर डिपेंड के कैसे लिखेंगे? के और एंड ए, कंसिडरेशन ऑफ द ए एंड टू द पावर ऑफ पी, और बी की पावर हमने लिख दी क्यू, और सी की पावर लिख दी हमने आर। अब यहाँ पे जो एन है ना बेटा, ये एन, इसको एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है क्या? और इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो क्या ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, या बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, या सी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है? इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन की वैल्यू 0 आ जाती है, यहाँ पे जो एन लिखा है ना हमने, जो एन का एन इक्वल टू लिखा पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर एन की वैल्यू 0 आ जाती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 0। अगर एन की वैल्यू 1 आ जाती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 1, और अगर एन की वैल्यू 2 आ जाती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2। तो कुछ एग्जांपल से इसको हम देख लेते ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो एक रिएक्शन लिखे देखो, N2O5 गैस इस फॉर्म में डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड डीकंपोज होती है, ब्रेक होती है, तो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बनाती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड गैस डीकंपोजेस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2
अब यहाँ पे इसका जब हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, KNO2 N2O5 ये लिखेंगे। ये जो रिएक्ट है ना, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन बेटा कम है तो कम बनेंगे, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी जो रेट है ना, इस केमिकल इक्वेशन की जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, N2O5 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बेटा, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 1। 1 क्यों आई है, क्योंकि इस पूरी केमिकल इक्वेशन में, इस केमिकल इक्वेशन में इसकी जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, N2O5 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर N2O5 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो रेट ऑफ इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती बेटा, जीरो हो जाती। क्या हो जाती, जीरो। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, NH4NO2 डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन गैस मिलेगी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी टाइप से डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H नेगेटिव आयन, आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होगा वाटर में और ऑक्सीजन में। कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर, मतलब केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो सिर्फ H2O2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 1। इसी टाइप से SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड, इसका डिकम्पोजिशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 1। इसी टाइप से हम देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी दो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे, या एक ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हमने एक ही लिया है लेकिन उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करे, तो उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो ध्यान से, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हम डिकम्पोज करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगी। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करिए, KNO2 की पावर 2। मतलब यहाँ अगर 2 मोल होंगे ना, 2 मोल होंगे तो ही नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड में मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर ये हमें 2 लेंगे तो ही, मतलब इस केमिकल इक्वेशन में रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, NO2 की पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर की केमिकल इक्वेशन हो गई। अब ये देखो दूसरा, इसमें ये जो सेकेंड ऑर्डर है, जो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, H2 + I2, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HI बनाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, H2 एंड I2 की कंसंट्रेशन के ऊपर ये इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई इसके लिए, 2 हो गई। क्यों, कि इस केमिकल इक्वेशन में रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और आयोडीन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम कर देंगे तो HI नहीं बनेगा, और अगर और अगर आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत कम कर देंगे, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो भी HI नहीं बनेगा। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन की रेट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकंड देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है NO+O3, रिएक्शन बिटवीन NO एंड O3, ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड। अब रिएक्शन की जो रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन और साथ में ओजोन इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 2। अब हम देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी जो पावर है ना 2, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई इसके लिए 3। यहाँ पर भी देखेंगे 2NO रिएक्ट करेगी क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल से 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म NOCl। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई बेटा 3। इसी टाइप से आप फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, जैसे जैसे एसिटिक एसिड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड की
डीकम्पोजिशन, जब एसिटाल्डिहाइड डीकम्पोज होता है तो मीथेन गैस बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेट डिपेंड कर रही है एसिटाल्डिहाइड की पावर 3/2 के ऊपर। तो इसकी रेट हो गई, सॉरी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 1.5। अब देखो यहाँ पे H2 और Br2, ये आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सेकंड ऑर्डर है, कौन सी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा आराम से। तो इसमें ये भी फ्रैक्शनल है। इसी टाइप से COCl2 देखो, इसमें ये देखा गया है कि इसकी जो ऑर्डर है वो 3/2 होती है। इसी टाइप से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर नहीं करती है। दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच rate of in which rate of reactions do not depend in which rate of reactions do not depend on the concentration of the reactant। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्शंस की रेट सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे NH अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस का डीकम्पोजिशन, जब अमोनिया गैस डीकम्पोज होती है तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब यहाँ पे ये है बेटा कि अगर अमोनिया गैस के 2 मोल ले लूँ तो भी यही बनेगा, अगर 1 मोल ले लेता हूँ तो भी यही बनेगा, मैं 10 मोल ले लूंगा तो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। मतलब इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर केमिकल इक्वेशन डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब ये जो रिएक्टेंट है ना, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ, इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन पहले भी अमोनिया डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो भी यही बनेगा, कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो भी यही बनाएगा। मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन की रेट इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये रिएक्शन? बताओ फिर। ये जो हमने कैटलिस्ट लिया ना, प्लेटिनम, प्लेटिनम इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी टाइप से एक और केमिकल इक्वेशन है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। इसी टाइप से एक केमिकल इक्वेशन है 2HI gives H2 plus I2। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा। ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इस केमिकल इक्वेशन में रेट इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। रेट इज इंडिपेंडेंट टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच आई की कंसंट्रेशन कम कर दो, ये ज्यादा अमाउंट में ले लो कम अमाउंट में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिकम्पोज हो गए हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनाएगा ही बनाएगा। अब है ना यूनिट भी देख लेता है, यूनिट देख लेते हैं इसका, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है ये हम देख लेते हैं।